बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 सोल्यूशन एंड कोलॉइड्स का पार्ट 12 जो है हम करने जा रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एमडीकेट की तैयारी भी साथ साथ चल रही है और ये वाली भी। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है भाई, ये आपकी शुरू हो रहा है पेज नंबर 209 से और ये चल रहा है आगे 210, 211 पे जाके ख़त्म हो रहा है। 212 पे जाके ये ख़त्म हो रहा है। बहरहाल चलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पार्ट 12। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस। जब भी प्रॉपर्टी वर्ड आता है ना, प्रॉपर्टीज़ में आपको हमेशा समझाता हूँ, अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है ना, इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं, या तो दो ही किस्म की चीज़ें हैं ना, या तो जानदार चीज़ें हैं या बेजान चीज़ें हैं। जानदार चीज़ें, बेजान चीज़ें जो है ना, वो दो किस्म की खसूसियात रखती हैं। या तो उनकी ज़ाहिरी खसूसियात होती हैं या उनकी बातिनी खसूसियात होती हैं। मतलब ज़ाहिरी खसूसियात जिनको आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, दिखने में हो सकता है मैं आपको बहुत अच्छा नज़र आ रहा हूँ, ये मेरी ज़ाहिरी खसूसियात हैं जो कि आपको अपनी आँख से नज़र आ रही हैं। ये मेरी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे कि मेरी नेचर। ये बातिनी खसूसियात होती हैं जो छुपी हुई होती हैं, हिडन होती हैं। ये मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब क्या मुझे गुस्सा आता है या नहीं आता, क्या मैं जो है वो एक अच्छा इंसान हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं लोगों का ख़याल रखता हूँ या नहीं रखता। ये मेरी वो खसूसियात हैं जो छुपी हुई हैं। चीज़ों के अंदर भी आपको ऐसा ही नज़र आएगा, ज़ाहिरी खसूसियात, बातिनी खसूसियात, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। और एलिमेंट्स में भी, पार्टिकल्स में भी, मॉलिक्यूल में भी, हर चीज़ में, हर वजूद जो है वो ये दो किस्म की खसूसियात रखता है, जिनको हम ज़ाहिरी खसूसियात कहते हैं और बातिनी खसूसियात कहते हैं। यहाँ पर हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? खसूसियात तो हैं, क्वालिटीज़ तो हैं सॉल्यूशंस की, लेकिन ये कौन सी हैं? पहली बात, ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सॉल्यूशंस की भी ऑब्वियस सी बात है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में से आता है। ये एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, कुछ सॉल्यूशंस की कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, सॉल्यूशंस की कुछ ज़ाहिरी खसूसियात ऐसी हैं जिनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो कहते हैं। अच्छा, तो ये कौन सी ज़ाहिरी खसूसियात हैं, कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशंस की? ये वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशंस की जो कि डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स rather than chemical nature, chemical nature। यानी कि उस सॉल्यूशन की केमिस्ट्री कैसी भी है, ठीक है, इससे मतलब नहीं है। उस सॉल्यूशन की केमिस्ट्री कैसी भी है, उसकी केमिकल नेचर कैसी भी है, इस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, लिखा है ना, रादर देन केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये डिपेंड करती हैं उस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब नंबर का मतलब तादाद, कितनी ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद है, कम होगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाएंगी। पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी सॉल्यूट के तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। तो मतलब ये वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिपेंड कर रही हैं किसके ऊपर? सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद के ऊपर। ठीक है भाई, इसकी एक आसान सी मिसाल मैं आपको वैसे दे के बता देता हूँ, जो इसमें तो नहीं है, हमारे पास बुक में 4 ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक है, जिसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी आता हूँ अभी इसकी तरफ। बहरहाल कुछ हट के, जैसे कि हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये
सॉल्ट सॉल्यूशन है। आपने भी एक बीकर के अंदर जो है वो सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है पानी लेके, आपके दोस्त ने भी एक बीकर के अंदर पानी लेके सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है। आपने जो है 1 चम्मच इसके अंदर सॉल्ट डाला है, आपके दोस्त ने जो है वो 2 चम्मच इसमें सॉल्ट डाला है। तो सॉल्ट क्या है जो कि आप पानी में डाल रहे हैं? सॉल्यूट है ना। आप जो 1 चम्मच डाल रहे हैं इसका मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद यहाँ कम है, और आपका दोस्त जो 2 चम्मच डाल रहा है सॉल्ट के, तो यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा है। तो आपको क्या पता लगेगा? आसान सी बात है, ये ज़्यादा सॉल्टी होगा, ये कम सॉल्टी होगा। सॉल्टी दोनों हैं, सॉल्टी दोनों हैं, ये भी सॉल्टी है, ये भी सॉल्टी है, लेकिन ये कम सॉल्टी है, ये ज़्यादा सॉल्टी है। वजह, इसमें नमक ज़्यादा है भाई, इसमें सॉल्ट ज़्यादा है, मतलब इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स की मिकदार जो है वो ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात आपको? ये मैंने आसान सी में से मिसाल देके आपको समझाया था। कॉलिगेटिव वर्ड का मतलब क्या है? कॉलिगेटिव वर्ड का मतलब जो है वो हमारे पास, इसका मतलब होता है कलेक्टिव। कॉलिगेटिव मीन्स कलेक्टिव। क्या मतलब है इसका? नोट्स में डालने हैं बात। इसका मतलब है कलेक्टिव, इज्तिमाई, यानी ओवरऑल प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन की। ठीक है भाई। इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं जो कि आपकी बुक में है, जिसको 1 बाय 1 हम देखेंगे। पहली जो एग्जाम्पल है हमारे पास, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, सॉल्यूशंस की। नंबर 2, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। एलिवेट मतलब बढ़ जाना। फॉर एग्जांपल, वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, लेकिन अगर पानी के अंदर आप सॉल्यूट डाल देते हैं, कोई भी सॉल्ट डाल देते हैं, कोई भी चीज़ जो सॉल्यूट की हैसियत से आप पानी में शामिल कर देंगे, सॉल्ट डाल देंगे, बेस डाल देंगे, एसिड डाल देंगे, ठीक है, कोई भी सॉल्यूट आप पानी में ऐड कर देंगे, तो उससे बॉइलिंग पॉइंट पे फ़र्क पड़ जाएगा उस सॉल्यूशन के। एलिवेट कर जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो ये दूसरी एग्जाम्पल है। तीसरी एग्जाम्पल जो है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, वो हमारे पास आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आपको बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने के लिए किसी लिक्विड का आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, आपको हीट अप करना पड़ता है। और फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आपको ठंडा करना पड़ता है, ताकि लिक्विड जो है उस टेम्परेचर पे जाके वो क्या हो जाए, आइस में या सॉलिड में वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम जो कह रहे हैं कि डिप्रेशन मतलब कमी, डिप्रेशन मतलब कमी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, लेकिन वाटर के अंदर अगर सॉल्ट्स, एसिड, बेस, किसी भी चीज़ की मिकदार अगर मौजूद होगी तो क्या होगा, उस वाटर का अब जो फ्रीजिंग पॉइंट है, उस वाटर को आप ठंडा करते रहेंगे, ठंडा करते रहेंगे, ठंडा करते रहेंगे, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके वो वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, आपको मज़ीद ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा, 0 के बाद -2 मिसाल के तौर पर। तो -2 पे जाके वो वाटर जो है वो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस के अंदर। तो ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है नॉर्मली, जो कि 0 है, और अब डिप्रेस हो गया है, कम हो गया है, 0 से -2 हो गया है। अब आप हैरान हैं कि यार ये पानी जो है इसको तो फ्रीज़ हो जाना चाहिए था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन ये तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके फ्रीज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई पानी के अंदर सॉल्यूट्स की मिकदार बढ़ चुकी है। सॉल्यूट में, पानी में कुछ ना कुछ जो है वो मौजूद है सॉल्यूट की हैसियत से, या तो एसिड होगा, या बेस होगा, या सॉल्ट होगा, या और कोई चीज़ होगी जो कि उसमें मिक्स हुई हुई है। इसीलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिप्रेस हो गया है, कम हो गया है, 0 के बजाय -2 हो गया। ठीक है भाई। चौथी और आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास आती है ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर,
ये भी पानी से ही मुताल्लिक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों को बारी बारी अब जो है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये ले लेते हैं हम, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर 1, lowering of vapor pressure of solution। अगर आपको राउल्ट्स लॉ याद हो, राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट पिछली जो वीडियो में बना भी चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं, उसमें मैंने तफसील से ये बात बताई थी। राउल्ट्स लॉ की 3 फॉर्म्स थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह न्यूटन के 3 लॉ हैं ना मोशन के, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसी तरह राउल्ट्स लॉ की 3 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो अगर राउल्ट्स लॉ की आप सेकंड फॉर्म को याद करें तो उसके अंदर वो ये बात बताता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की, कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर नॉर्मली था वो वेपर प्रेशर अब उसका कम हो गया। ठीक है, बहरहाल इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि सोल्यूशन जो है वो किससे मिलके बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ठीक है भाई, यहाँ पर मिसाल के तौर पर जो सॉल्यूट है वो होगा नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल यानी कि ऐसा सॉल्यूट होगा जो कि वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। एग्जैक्टली वो क्या होगा, सॉलिड। मिसाल के तौर पर बीकर लिया आपने और बीकर में पानी लिया और इसमें क्या चीज़ ऐड किया आपने, सोडियम क्लोराइड। ये सॉल्ट जो है क्या है, ये सॉलिड है और नॉन वॉलेटाइल है, तो ये सोल्यूशन बन गया सॉल्ट सोल्यूशन। अच्छा, ये जो सॉल्वेंट होगा ये वॉलेटाइल होगा। वॉलेटाइल मीन्स वो सॉल्वेंट, वो लिक्विड जो कि वेपर्स में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता है। अब ये जो सॉल्वेंट है जो कि वॉलेटाइल है, जो वेपर्स में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता है, एग्जैक्टली ये क्या प्रोड्यूस करेगा, वेपर्स। और ये वेपर्स जो हैं फिर क्या करेंगे, एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ये वेपर्स जहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर इस कंटेनर को अगर आप बंद कर दें, ढक्कन लगा दें, तो यहाँ पर ये जो वेपर बनेंगे ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कंटेनर की दीवारों के साथ, कंटेनर की छत के साथ यानी कि इस ढक्कन के साथ, और आपस में वेपर्स टकराएंगे तो एक दूसरे पे भी प्रेशर ये एक्सर्ट करेंगे। और अगर ये इस सरफेस से टकराते हैं, वाटर की सरफेस से दोबारा टकराते हैं, तो यहाँ पर भी ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, इसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ये बात जहन में रखिएगा कि वेपर प्रेशर जो ये वेपर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके बाहर क्या है, यानी कि इस बीकर के बाहर क्या है। आप बोलेंगे इस बीकर के बाहर सर एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है तो ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें क्या मौजूद है, एयर मौजूद है क्या। और एयर जो है, जिसको हम एयर कहते हैं, असल में उसमें गैसेस भी हैं और उसमें वेपर्स भी हैं। तो ये गैसेस और वेपर्स, वेपर्स जो कि ज़्यादातर वाटर वेपर्स होते हैं, ये आपकी एयर का हिस्सा है। तो ये गैसेस भी जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं और ये वेपर्स जो हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो इसी को हम, जो ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर, या वेपर्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, या चीज़ों के ऊपर जिनसे ये टकराते हैं, जैसे कि ये कंटेनर है तो इसके ऊपर भी ये जो एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर एयर मौजूद है, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगी इसके ऊपर, ऐसे जैसे जैसे ये इससे कंटेनर से टकराएंगे। ये प्रेशर कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसका यूनिट ATM है। अब यहाँ 2 किस्म के प्रेशर हो गए। इस बीकर के अंदर अगर हम देखें तो वेपर प्रेशर, और इस बीकर के बाहर अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 2 प्रेशर ज़रा आप याद रखिएगा, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जब मैं बॉइलिंग पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है,
बहरहाल तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है, यानी कि अब ये जो सोल्यूशन है इसके जो वेपर्स हैं, जो वो प्रेशर लगा रहे हैं वो प्रेशर अब कम लगाएंगे। क्यों कम लगाएंगे भाई? क्योंकि वेपर्स ही कम बनेंगे, ये है वजह। पहले ये सिर्फ क्या था, ये ओरिजिनल, ये रियल वाटर था, ठीक है, प्योर वाटर था, इसमें कोई सॉल्यूट आपने नहीं डाला हुआ था, सिर्फ वाटर था। तो इससे जो वेपर्स बन रहे थे वो ज़्यादा बन रहे थे, और जब इसी पानी के अंदर आपने इस सॉल्ट को डाल दिया, सॉल्यूट को डाल दिया, तो जैसे जैसे सॉल्यूट की पार्टिकल्स की मिकदार बढ़ती चली गई, वेपर्स की प्रोडक्शन कम होती चली गई। अब ये लिक्विड जो है ये कम वेपर्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर लो हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह मौजूद है इस सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मौजूदगी, यानी कि सोडियम क्लोराइड की मौजूदगी, यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स की मौजूदगी। जितने ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे उसका असर किस पे पड़ेगा? उसका असर वेपर प्रेशर पे पड़ेगा, और यही है राउल्ट्स लॉ की सेकंड फॉर्म। ठीक है भाई, इसी को राउल्ट्स लॉ जो है वो यूँ बताता है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन बोलें तो मोल्स की तादाद, तो जितने मोल्स की तादाद बढ़ जाएगी, जितने मोल्स की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी सॉल्यूट के, उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा वेपर प्रेशर। और यही है राउल्ट्स लॉ की सेकंड फॉर्म। ठीक है भाई, जिसको मैथमेटिकली भी राउल्ट्स लॉ ने बताया था इस तरह से, याद होगा ना, डेल्टा पी बराबर है पी नॉट और x2। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास दूसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है वो फिर आ जाती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। नंबर 2 पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसका? प्योर वाटर, प्योर वाटर कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जो है इस वाटर को सॉल्यूशन बना लीजिए। ठीक है, कैसे? इसमें सॉल्यूट को डाल के। अब जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा मिसाल के तौर पर 102 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो ये क्या हुआ? एलिवेट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। किस वजह से बढ़ गया? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया? अब सॉल्यूट आ गया, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद बढ़ चुकी है। तो जितने ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद पानी के अंदर मौजूद होगी, उतना ही पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट्स जो नोट करने वाले हैं वो क्या है, क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, ज़रा मैंने आपको अभी एक चीज़ समझाई थी ना, वो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद है ना आपको? अभी वो आपको फ़ायदा देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है, ठीक है, इस पे जो है टेम्परेचर जो है वेपर्स ऑफ लिक्विड, ये वो टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो बराबर हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको नॉर्मली पता है 1 atm होता है। ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट जो है इसकी डेफिनेशन अब आप समझ लीजिए ज़रा। अभी मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया,
और मैंने आपको वेपर प्रेशर भी अभी समझाया था वो बीकर बना के। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं। समझ आ गई बात? यानी कि जब भी, अब ये कब होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी लिक्विड को हीट करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर पानी है, पानी को आप हीट करें उसका टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब इतने वेपर्स बन जाएंगे, अब जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। अब इतने ज़्यादा वेपर्स बन जाएंगे उस कंटेनर के अंदर, वेपर्स की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाएगी, उसके नतीजे में इतना ज़्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा कि वो इक्वल हो जाएगा उस कंटेनर के बाहर मौजूद एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और जैसे ही ये होगा बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, जैसे ही ये होगा बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। और जिस टेम्परेचर पे ये होगा वो टेम्परेचर जो है वो आपका कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर किसी लिक्विड के वेपर्स का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाता है सराउंडिंग का, एटमॉस्फेयर के अंदर जो मौजूद एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके। और ये कब होता है? जब आप उस लिक्विड को हीट करते हैं, हीट अप करते हैं। ठीक है भाई? अच्छा, और क्या बात है इसके अंदर? लेकिन अगर आप इसके अंदर बट लेकिन मोर सॉल्यूट रिड्यूसेस वेपर प्रेशर फ्रॉम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मोर सॉल्यूट अगर आप इसमें सॉल्यूट डाल देंगे अब, ठीक है, तो इससे क्या होगा? रिड्यूसेस वेपर प्रेशर होगा ना। अभी हमने देखा है कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट की मिकदार होगी उससे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं रहेगा। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि वाटर बॉयल नहीं होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यही पॉइंट में लिख रहा हूँ, बट मोर सॉल्यूट। अब जब आप सॉल्यूट उसमें इजाफा कर रहे हैं और सॉल्यूट डाल रहे हैं, इससे क्या होगा? रिड्यूसेस वेपर प्रेशर फ्रॉम 1 एटमॉस्फेरिक से कम हो जाएगा। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ मोर बॉइलिंग पॉइंट, मिसाल के तौर पर 102 डिग्री सेंटीग्रेड। और मोर बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? मोर हीट। आपको ज़्यादा अब हीट देनी पड़ेगी। पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड देने के लिए आपको कम हीट देनी पड़ रही थी, अब आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ रही है, क्योंकि अब आपको अगर वाटर को बॉयल करना है तो 100 डिग्री पे नहीं होगा, 102 पे होगा। क्यों भाई? क्योंकि अब उसके अंदर जो सॉल्यूट हैं उनकी मौजूदगी की वजह से वेपर प्रेशर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो वेपर प्रेशर जो है वो बराबर नहीं हो रहा किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब इसका एक ही हल है कि आप जो है वो टेम्परेचर बढ़ाएं, और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप ज़्यादा हीट देंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, 100 डिग्री के बजाय 102 पे जाके वो मिसाल के तौर पे बॉयल होगा। ठीक है भाई? तीसरा जो हमारे पास यहाँ पर है वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट का भी ज़रा इंटरेस्टिंग केस है, ज़रा इसको समझिएगा। तीसरा पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। केस स्टडी के तौर पे वाटर को ही लेते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है H2O वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। असल में ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये वो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता है कि इस टेम्परेचर के ऊपर, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, इसके ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर है, मिसाल के तौर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का। इस पर आप कहेंगे कि सर आइस बन जाती है तो लिक्विड तो ख़त्म हो जाता है और सॉलिड बन जाता है। अच्छा, इसी टेम्परेचर पे एक काम और भी तो होता है, ज़रा ध्यान से मेरी बात समझिएगा।
इसी टेम्परेचर पे एक काम और भी तो होता है, आइस लिक्विड भी तो बनना शुरू होती है या नहीं होती? आप कहेंगे सर आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा 0 से 1 डिग्री पे आना पड़ेगा, तो जाके ये आइस जो है वो फिर लिक्विड वाटर बनना शुरू हो जाएगी। और अगर 1 से दोबारा 0 पे जाएंगे तो ये सॉलिड बन जाएगी। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि 1 डिग्री से लेके 0 तक, ध्यान से सुनिएगा बात, 1 डिग्री से लेके 0 तक पहुँचते पहुँचते ये टेम्परेचर जो कम हो रहा है ना, इस पर दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। जी, दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड वाटर की भी और सॉलिड वाटर की भी। लिक्विड वाटर से मतलब मेरा वाटर और सॉलिड वाटर से मतलब मेरा आइस। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जो कि फ्रीजिंग पॉइंट है आइस का। आपके ख्याल में आइस ने अपना जो है वो लिक्विड स्टेट उसकी ख़त्म हो चुकी, अब तो उसकी सॉलिड स्टेट बन गई। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। असल में ये मिक्सचर होता है, दोनों स्टेट जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। नॉर्मली आप इसको जज नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। अब जब दोनों स्टेट जो है वो मौजूद हैं, लिक्विड और सॉलिड की दोनों स्टेट मौजूद हैं, और इनके दरमियान इक्विलिब्रियम एक इस्टेब्लिश हुआ है, कन्वर्जन हो रही है मुस्तकिल माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो वो जो लिक्विड वाटर है उसका वेपर प्रेशर भी तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। देखें, आप ये कह सकते हैं कि यार ये तो बहुत ही एक्सट्रीम बात होगी, ठंडा पानी होगा, बल्कि ठंडा पानी क्या, वो तो बर्फ़ ही बन चुकी है। तो मैंने आपको साबित किया अभी ये बात कि भाई वो मुकम्मल जो आपको सॉलिड नज़र आ रही है, ऐसी बात नहीं है। सॉलिड आइस जो है असल में ये को एग्जिस्ट कर रही है। ये दो स्टेट्स हैं, ये दो फेजेस हैं सॉलिड और लिक्विड के, जो बज़ाहिर आपको सॉलिड नज़र आ रहा है। और अगर इस आइस के अंदर ही लिक्विड मौजूद है तो वेपर प्रेशर भी होगा, चाहे कितना ही कम क्यों ना हो, चाहे कितना ही कम क्यों ना हो, लेकिन वेपर प्रेशर तो होगा ही। समझ आ रही है बात आपको? अच्छा, क्या सिर्फ इसी का वेपर प्रेशर होगा, इस आइस के अंदर लिक्विड का ही? नहीं, इसी आइस के अंदर जो सॉलिड स्टेट है, जिसको मैं आइस कह रहा हूं, उसका भी वेपर प्रेशर होगा। जी, असल में ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर बैक वक्त आपको दोनों स्टेट्स मिलती हैं जिनमें तेज़ी के साथ कन्वर्जन हो रही होती है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड। ये सारा गेम जो हो रहा होता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। तो आप कह सकते हैं कि वो जो आइस है, सॉलिड है, इसका भी वेपर प्रेशर है, और जो लिक्विड है उसका भी वेपर प्रेशर है। दो किस्म के वेपर प्रेशर्स अब यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है भाई, दो किस्म के वेपर प्रेशर अब यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ वेपर प्रेशर, 2 वेपर प्रेशर्स, 2 वेपर प्रेशर। एक वेपर प्रेशर किसका है? सॉलिड फेज के वेपर्स का, सॉलिड फेज वेपर्स। एक किसका है? लिक्विड फेज वेपर्स। असल में ये सॉलिड फेज वेपर्स और लिक्विड फेज वेपर प्रेशर, इसको यूं कहना चाहिए, वेपर्स हैं तो वेपर प्रेशर भी है। ये दोनों किस्म के जो प्रेशर हैं, सॉलिड फेज वेपर प्रेशर और लिक्विड फेज वेपर प्रेशर, दो किस्म के जो प्रेशर हैं, कब नज़र आ रहे हैं आपको? ये एट फ्रीजिंग पॉइंट, एट फ्रीजिंग पॉइंट। इसको मैं कहूँगा नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, एट नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। ये नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट पे आपको जो है ये दोनों वेपर प्रेशर्स इक्वल नज़र आ रहे हैं। कितने? इक्वल, बराबर। मिसाल के तौर पर ये सॉलिड फेज वेपर प्रेशर है, ये है 0.0001 टॉर, मिसाल के तौर पर। और लिक्विड फेज जो है, लिक्विड फेज वेपर प्रेशर जो है ये 0.0001 टॉर है। तो ये दोनों वेपर प्रेशर बराबर होगा।
इन दोनों फेजेस के वेपर्स के प्रेशर बराबर हो गए। जब ये सिस्टम हो जाता है कि दोनों फेजेस के वेपर प्रेशर्स बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और जिस टेम्परेचर पे ये काम होता है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, या इसको हम कहते हैं नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो बातें हो रही हैं ये 100% प्योर वाटर की बात हो रही है, प्योर वाटर की, प्योर वाटर की। अब चलते हैं इस प्योर वाटर के अंदर आपने क्या किया, सॉल्यूट का इजाफा कर दिया। सॉल्यूट, इससे पता है क्या होगा, इससे कम हो जाएगा, सॉल्यूट के ऐड करने से कम हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज। तो ये जो दो वेपर प्रेशर्स आपको नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर इस आइस के अंदर, सॉलिड फेज वेपर प्रेशर और लिक्विड फेज वेपर प्रेशर, इसमें ये जो लिक्विड फेज वेपर प्रेशर है ये और कम हो जाएगा। पहले 0.001 बिल्कुल बराबर था 0.001, अब ये और कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0001 मिसाल के तौर पर, और कम हो गया। तो इसका मतलब बराबरी नहीं रही ना, अब इक्वलिटी नहीं रही। अब सॉलिड फेज वेपर प्रेशर जो इतना है और लिक्विड फेज जो वेपर प्रेशर वो इतना है, उसमें कमी आ गई है, अब इक्वलिटी नहीं रही। और अगर इक्वलिटी नहीं रही तो जिस टेम्परेचर पर ये अनइक्वलिटी आपको नज़र आएगी उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट नहीं कह सकते, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट नहीं कहेंगे उस टेम्परेचर को तो एग्जैक्टली लिक्विड जो है वो फ्रीज़ भी नहीं होगा, आपको आइस नहीं मिलेगी, आपको अभी भी पानी ही नज़र आ रहा होगा, आपको अभी भी पानी ही नज़र आ रहा होगा। आप बोलेंगे चक्कर क्या है यार, और टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड नज़र आ रहा होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप बोलेंगे टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, वजह क्या है, लिक्विड आइस क्यों नहीं बन रही? इसलिए नहीं बन रही भाई क्योंकि आइस के अंदर जो दो फेजेस एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड सॉलिड फेज़ और लिक्विड फेज़, और सॉलिड फेज़ के जो वेपर्स हैं और जो लिक्विड फेज़ के वेपर्स हैं, और जो सॉलिड फेज़ के वेपर प्रेशर है, जो लिक्विड फेज़ का वेपर प्रेशर है, वो बराबर अब नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये जो पानी आप समझ रहे हैं इस पानी के अंदर सॉल्यूट मौजूद है, या तो नमक मौजूद है या आइस मौजूद है, या तो नमक मौजूद है या एसिड मौजूद है, कोई चीज़ इसमें मौजूद है, जिसकी वजह से अब वेपर प्रेशर लिक्विड फेज़ का वो कम हो चुका। अब इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि अब आप मज़ीद टेम्परेचर कम करें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मज़ीद नीचे लेके आएँ। अब आप 0 से जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मज़ीद -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आए, और -1 से फिर आप -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आए। इस पर लाने के बाद अब आपने देखा कि अब लिक्विड वाटर जो है वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो गया। तो आप बोलेंगे -2 के ऊपर हमें फ्रीजिंग पॉइंट अचीव हुआ है। तो भाई ये क्या है? ये डिप्रेशन है इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, ये कमी है फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह लिक्विड फेज़ के वेपर प्रेशर में कमी है, और उसके पीछे वजह इस लिक्विड के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स की मौजूदगी। ठीक हो गया भाई? अच्छा, अब चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। आखिरी बात, आखिरी प्रॉपर्टी देखें। अच्छा, इसके बाद थोड़े से इसके डेली लाइफ की कुछ एग्जांपल्स भी हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। अच्छा, तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर का भी लिंक जाके बनेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, कि उस सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स में इजाफा होगा तो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर भी फ़र्क पड़ जाएगा, या तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा या ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स की मिकदार या तादाद बढ़ाने से या घटाने से। अच्छा, लेकिन ये
ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, इसको समझने से पहले आप इसको समझ लें, ये ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस ये मूवमेंट है, एक हरकत का नाम है, ठीक है। जैसे एक हरकत का नाम है जिसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, कहते हैं ना, टू एंड फ्रो हरकत होती है, आगे पीछे एक मीन पोजीशन के ऊपर, जैसे पेंडुलम है, वाइब्रेटरी मोशन। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ऑस्मोसिस जो है ये भी एक हरकत का नाम है। कौन हरकत कर रहा है ये? सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। मिसाल के तौर पर वाटर को ले लें आप, वाटर को पता है आपको हम सॉल्वेंट की हैसियत से ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की हरकत है जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं अगर तो यकीनन सॉल्यूशन भी होगा। मिसाल के तौर पर ये एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर आपने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि सोडियम क्लोराइड इसके अंदर आपने डाल दिया, इसमें 1 चम्मच आपने डाला, ठीक है। दूसरा जो है सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया आपने, जितना वाटर इसमें लिया है मतलब 100 मिलीलीटर इसमें लिया है आपने पानी, इसमें भी 100 मिलीलीटर आपने लिया है, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपने डाला है वो 1 चम्मच नमक डाला है, इसमें जो आपने डाला है वो 2 चम्मच नमक डाला है। अब हमारे पास सॉल्यूशन की 2 किस्में होती हैं, एक को हम कहते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, दूसरे को हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जो पतला होता है, ठीक है, जैसे कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, जो पतला होगा। और ये कौन सा होगा? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो गाढ़ा होगा। अच्छा भाई, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यों है, पतला सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि सॉल्यूट की मिकदार यहाँ पर कम है। और ये गाढ़ा सॉल्यूशन क्यों है? सॉल्यूट की मिकदार यहाँ पे ज़्यादा है। अब इसको ज़रा दूसरे सेंस में भी देखिए, हमने जो 100 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर पानी लिया था ना, अभी आप इसको भूल जाएं कि हमने कितना मिलीलीटर पानी लिया था, ठीक है। हमें नहीं पता कितना मिलीलीटर पानी लिया था, हमें ये पता है कि यहाँ पर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये पतला सॉल्यूशन है, तो इसमें सॉल्यूट जो है वो कम है और सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा है। भाई पतला सॉल्यूशन तो जब ही होगा ना जब हम कहेंगे कि इसमें जो है पानी बहुत ज़्यादा है और नमक बहुत कम है, इसमें पानी कम है और नमक ज़्यादा है, ठीक है। मतलब गलत मत समझिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि पानी कम हो गया और नमक बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कंसनट्रेटेड इसमें अभी भी पानी ज़्यादा ही है नमक के मुकाबले में, ठीक है। लेकिन इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो है वो पानी कम हो गया है। क्योंकि यहाँ पर आपने नमक 2 चम्मच डाले और यहाँ पर आपने नमक 1 चम्मच डाला, इस सेंस में। तो ये पतला है और ये गाढ़ा है। यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की मिकदार ज़्यादा है, यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की मिकदार कम है। अब यहाँ पर ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या है? मूवमेंट है सॉल्वेंट पार्टिकल्स की। अब आपको पता है क्या होगा, ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं उनकी हरकत शुरू हो जाएगी। अगर आप इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, मिसाल के तौर पर इन दोनों को बीच में से कनेक्ट कर देता हूँ, मैं एक ट्यूब लगा देता हूँ, अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो इसका नतीजा पता है क्या निकलेगा कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं यानी कि H2O वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर हरकत शुरू कर देंगे, यहाँ जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की मिकदार कम है, यहाँ पानी कम है, यहाँ H2O कम है, जबकि यहाँ पर जो है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की मिकदार ज़्यादा है। तभी तो ये सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो ये क्या हो रहा है, अब ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की जो हरकत हो रही है डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, इसी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की इस हरकत को, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू
कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है भाई, ऑस्मोसिस समझ में आ गया, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। अभी मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर की बात नहीं की, अभी मैंने ऑस्मोसिस की बात की है। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए ये एक मिसाल ज़रा आप देख लें सबसे पहले, जो कि आपकी बुक के अंदर भी दी हुई है। ठीक है, ये एक बीकर है और इसमें पानी आपने भरा हुआ है। थिस्टल फनिल कहलाती है ये वाली, इस तरह की। ये थिस्टल फनिल कहलाती है। एक मेम्ब्रेन होती है, एक जाली होती है, एक कपड़ा होता है, मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, वो कहलाती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने इसके साथ यहाँ पर बांध दी। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पर इसके खुले मुंह के साथ आप क्यों बांध रहे हैं? ताकि सिलेक्टिव मूवमेंट हो, क्योंकि सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है, सेमी परमिएबल, परमिएबल वर्ड परमिशन से निकला है। सेमी का मतलब हाफ, जो कि फुल ना हो, मतलब एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कि मुकम्मल अलाउ ना करे पार्टिकल्स को, हर एक पार्टिकल को अलाउ ना करे कि भाई तुम सभी आ जाओ, नहीं, बल्कि ऐसी मेम्ब्रेन जो कि स्पेसिफिक पार्टिकल्स को सिर्फ अलाउ करे, अपने अंदर से गुजरने दे, बाकी दूसरे पार्टिकल्स को अलाउ ना करे, कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल्स को अलाउ करे कि मेरे अंदर से गुजर जाओ। ऐसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस थिस्टल फनिल के आगे यहाँ पे आपने बांध दी। इसके अंदर आपने सोल्यूशन डाला, यहाँ तक ये सोल्यूशन आपने इसमें डाल दिया। ये जो सोल्यूशन है वो शुगर सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन है। और ये शुगर सोल्यूशन जो आपने इसके अंदर ये डाला है, ये शुगर सोल्यूशन आपने कैसे बनाया है? पानी लिया है और शुगर ली है, पानी के अंदर शुगर डाली है, ठीक है, और शेक किया है, शुगर सोल्यूशन बन गया। और उसी शुगर सोल्यूशन को आपने इस थिस्टल फनिल के अंदर डाल दिया, जिसके मुंह पे क्या लगा हुआ है? ये लगा हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको उठा के आप बिल्कुल इसी तरह यहाँ ले आएंगे, ऐसे इस पानी के अंदर इन्वर्टेड, उल्टा करके, इसी तरह ये उल्टी मैंने बनाई है, थिस्टल फनिल को उल्टा ही बनाया, इसी तरह ला के इसको यहाँ पे आप रख देंगे। ठीक है, और इसका वाटर का इसका लेवल कहाँ तक है? थिस्टल फनिल का यहाँ तक है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इस थिस्टल फनिल के अंदर, जिसके अंदर आपने क्या डाला हुआ था? शुगर सोल्यूशन डाला हुआ था, जिसमें पानी की मिकदार थी, शुगर की मिकदार थी, इसका लेवल जो है यहाँ से अप हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो शुगर सोल्यूशन का लेवल अप हो गया। कैसे अप हो गया भाई? इस शुगर सोल्यूशन के अंदर कुछ शामिल हुआ है। क्या शामिल हुआ है? पानी शामिल हुआ है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। पानी जो कि सॉल्वेंट है, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ से इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो है वो एंटर हुए हैं। H2O के पार्टिकल्स यहाँ से एंटर होना शुरू हो चुके हैं। वजह क्या है? क्यों? क्योंकि ये भी सॉल्वेंट है, यहाँ पर भी क्या है? वाटर है, लेफ़्ट राइट। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सोल्यूशन जो बाहर वाला है, कंटेनर वाला, ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है, और ये जो सोल्यूशन है अंदर, शुगर सोल्यूशन वाला, ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। आसान लफ्ज़ों में अगर बात करूँ तो इस शुगर सोल्यूशन के अंदर पानी की जो मिकदार है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू यहाँ जो पानी इस बीकर में मौजूद है। तो पानी बीकर में बहुत ज़्यादा है, इस सोल्यूशन के अंदर जो पानी है वो कम है, इसलिए ख़ुद ब खुद जो है वो इस डाइल्यूट सोल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल्स की हरकत शुरू हो जाएगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और इस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, जिससे इसका वाटर का लेवल जो है वो अप होना शुरू हो जाएगा। अब इससे क्या होगा? ये हुआ क्या है? क्या ये मूवमेंट नहीं हुई सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की? बिल्कुल मूवमेंट हुई। तो ये इसका मतलब ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी हो गया, बिल्कुल हो गया। ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी यहाँ से यहाँ मूवमेंट शुरू हो गई है। ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू
कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बिल्कुल हो चुका, मतलब ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो गया, लेवल अप हो गया। अब ज़रा मुझे ये बात बताइए कि ये जो पानी का इजाफा होने से ये थिस्टल फनल है, इसका लेवल अप हो गया है, मतलब पानी की मिकदार बढ़ गई है, तो क्या यहाँ जो पानी नीचे की तरफ जो प्रेशर लगाता है, डाउनवर्ड प्रेशर, ठीक है ना, डाउनवर्ड प्रेशर भी तो लगाता है ना पानी, तो वो जो डाउनवर्ड प्रेशर पहले जो लग रहा था और अब जो लग रहा है, क्या इसमें फ़र्क नहीं आया? सोच के बताइएगा। हाँ सर, फ़र्क तो आया है। जब शुगर सोल्यूशन का लेवल इतना था तो डाउनवर्ड प्रेशर जो है वो कम था, जो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे लग रहा था वो कम था, और जब इस थिस्टल फनल के अंदर शुगर सोल्यूशन का लेवल अप हो गया ऑस्मोसिस की वजह से, जिसमें इसकी वजह से पानी की मिकदार बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली जो डाउनवर्ड प्रेशर है वो भी बढ़ गया। ये जो प्रेशर बढ़ा है, ये जो प्रेशर बढ़ा है, इसी प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये डाउनवर्ड प्रेशर जो बढ़ा है अभी इस थिस्टल फनल के अंदर, इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑस्मोसिस की वजह से बढ़ा है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस ना होता तो सॉल्वेंट H2O के पार्टिकल्स इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसमें एंटर ना होते और इसका वाटर का लेवल अप ना होता और डाउनवर्ड प्रेशर ना बढ़ता, इस वजह से। और इसी डाउनवर्ड प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ये ऑस्मोसिस की वजह से बढ़ा है। अब जब बहुत ज़्यादा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो फिर प्रोसेस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, H2O के मॉलिक्यूल्स तो जाते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे। नहीं, ये जो डाउनवर्ड प्रेशर है जिसको अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं, ये इतना बढ़ जाएगा इसके ऊपर कि अब मज़ीद जो है वो एंट्री रुक जाएगी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पर। मज़ीद जो है वो एंट्री जो है वो रुक जाएगी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की। क्यों? क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर अब बढ़ गया है। समझ में आ रही है बात आपको? और ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है किसकी? सॉल्यूशंस की। ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन की। और जैसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बताया कि वो प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, तो यहाँ पर ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा देंगे, इसमें शुगर की मिकदार को और बढ़ा देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा? इसका इफ़ेक्ट इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की क्वांटिटी पे होगा, वो कम हो जाएगा। अगर आप इसमें और शुगर डाल देंगे और सॉल्यूट डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट इसमें कम हो जाएगा। तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि यहाँ पर जो सराउंडिंग में वाटर है वो बहुत तेज़ी के साथ अंदर जाएगा, ठीक है। और इस तरह इस सारे ऑस्मोटिक प्रेशर का घूम फिर के वजह जो बनेगी वो इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स की मिकदार बनेगी, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। ये भी हो गया, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी हो गई। अब डेली एग्जाम्पल्स कुछ हैं वो देख के ये चैप्टर जो है वो क्लोज़ कर लेते हैं, ये टॉपिक जो है वो क्लोज़ कर लेते हैं। डेली एग्जाम्पल्स जो कि आपकी बुक के अंदर दी हुई हैं, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्मोसिस। जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। एक डिजीज़ है, ठीक है, ब्लड से रिलेटेड जिसको हीमोलाइसिस कहते हैं। हीमोलाइसिस ये आपके ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ है और ब्लड के अंदर मौजूद जो RBCs हैं, ठीक है, RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये क्या होना शुरू हो जाते हैं? बर्स्ट होना शुरू हो जाते हैं, फटना शुरू हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है इन सेल्स के अंदर भाई? इनके अंदर H2O पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में जा रहा है। आपके ब्लड के अंदर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में इन RBC सेल्स के अंदर जा रहा है और RBC सेल्स जो हैं वो फट रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बीमारी है जिसको हीमोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पानी जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में यहाँ पर जा रहा है। ऐसा क्यों जा रहा है?
क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो RBCs रेड ब्लड सेल्स को बस्ट कर रहा है, फाड़ रहा है, और इस बीमारी को हम कहते हैं हीमोलाइसिस। इसके पीछे वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जो है वो ये सारा ऑस्मोटिक सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो रहा है? एक बैक्टीरिया की वजह से, एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये सारे मामलात जो है वो ख़राब हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs जो है वो हो जाती है। ठीक है भाई, ये एक डेली लाइफ की एग्जांपल है, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर किस तरह से RBCs को डिस्ट्रॉय कर रहा है। दूसरी, फ्रेश वाटर जो फ़िश है, ये हमारे पास एग्जांपल है, फ्रेश वाटर फ़िश, ताज़े पानी की मछली, समुद्री मछली नहीं, ताज़े पानी की मछली, झीलों की, तालाबों की, नहरों की, दरियाओं की, इनकी मछली जो होती है वो ताज़े पानी की मछली कहलाती है। ठीक है, ये अपनी स्किन के ज़रिए वाटर इनटेक करती है, वाटर इनटेक करती है। क्यों वाटर जो है, सराउंडिंग का वाटर जो है स्किन के अंदर जाके जो है वो फ़िश को पानी मिल रहा है? वजह क्या है, विद इन द बॉडी ऑफ फिश, जो फिश के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है, ठीक है, उसके अंदर लेस वाटर, कम पानी है। फ़िश की बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जो ब्लड है और दूसरी चीज़ें हैं, उनमें पानी की मिकदार कम है, तो ऑटोमेटिकली सराउंडिंग का पानी जो है वो क्या होगा, वो रश करेगा, वो जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, उसकी स्किन से गुजरेगा, फ़िश की स्किन से, और फ़िश के अंदर जो है वो पहुंच जाएगा। इस तरह फ़िश जो है अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करेगी। ठीक है, ये भी ऑस्मोसिस से होगा। तीसरी एग्जांपल जो है वो हमारे पास जो आपकी बुक में दी हुई है, प्लांट्स को दी हुई है। प्लांट ज़मीन से पानी को लेते हैं, किसके ज़रिए लेते हैं, रूट्स के ज़रिए लेते हैं। रूट्स में ऐसा क्या लगा हुआ है, रूट्स में जो है वो रूट हेयर सेल्स मौजूद हैं, रूट हेयर्स मौजूद हैं। ये रूट हेयर्स किससे मिलके बने हैं, ये रूट हेयर्स सेल्स से मिलके बने हैं। उन सेल्स के अंदर H2O पानी जो है वो कम होता है, तो जैसे ही आप पानी डालते हैं पौधों को, तो उनकी जड़ों में जो ये रूट हेयर्स हैं और उनके अंदर जो सेल्स हैं जिनके अंदर पानी कम है, तो फ़ौरन ऑस्मोसिस की वजह से फ़ौरन ये मूवमेंट शुरू हो जाती है वाटर के पार्टिकल्स की रूट हेयर सेल्स के अंदर, और इस तरह से ये रूट से पानी आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि टॉप तक जो है वो पानी की कमी होती है, खुद ब खुद मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाती है। ये भी ऑस्मोसिस की मदद से होता है। चौथी डेली लाइफ एग्जाम्पल जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैम जो आप बाज़ार से खाते हैं या पिकल जो आप बाज़ार से लेते हैं, पिकल के अंदर सॉल्ट भी होता है, ठीक है, और जैम के अंदर शुगर होती है। ये पिकल या जैम, अचार जिसको हम कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, इसी जैम या पिकल के अंदर जब इनको बोतलों में बंद किया जाता है, ये बहुत गाढ़े होते हैं, इनको बंद किया जाता है, और अंदर जो बैक्टीरिया रह जाते हैं बोतल के अंदर, वो इस जैम के ऊपर बैठते हैं और पिकल के ऊपर बैठते हैं। तो जैम और पिकल तो बहुत गाढ़े हैं, इनमें तो पानी बहुत कम है, और जो बैक्टीरिया बैठ रहे हैं उनके अंदर पानी ज़्यादा है। तो क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर से पानी निकल के जैम या पिकल में चला जाएगा। अब बैक्टीरिया के जिस्म से जब पानी निकल जाएगा तो बैक्टीरिया बेचारा मर जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया ने मरना है, और इससे आपका क्या होगा, आपका जैम या पिकल अचार ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए जैम या पिकल को आपको अचार को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा, कि इसमें से पानी निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। नंबर 5 पे जो आपकी डेली लाइफ एग्जाम्पल है वो आपका खाना है। जब आप खाना खाते हैं यही फूड डाइजेस्ट होता है और एक शक्ल इख्तियार करता है जिसको काइम कहते हैं, CHYME, काइम। तो यही काइम हमारे स्टमक, मैदे, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, मौजूद होता है। ठीक है, ये फूड की ही शक्ल है काइम। तो ये काइम फूड की वो डाइजेस्टेबल शक्ल है कि जब ये आपका फूड काइम बन जाता है तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके अंदर क्या है, इसकी दूसरी साइड पे ब्लड होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है, जो दीवारें हैं, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स रखती हैं। ठीक है,
तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो पानी भी आप पीते हैं, तो पानी आपके स्टमक में मौजूद होता है, वो जो है यहाँ ज़्यादा मिकदार में होता है स्टमक में, वहाँ कम मिकदार में होता है। तो पानी जब मूव करता है इसकी मूवमेंट के साथ साथ ये कायम जो है इसकी भी हरकत जो है वो शुरू हो जाती है, ये भी मूवमेंट इसकी शुरू हो जाती है, और ये कायम स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके ब्लड में शामिल हो जाता है। और ब्लड में जब ये कायम शामिल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं क्या, डाइजेस्टेड फूड, और यही कायम आपकी पूरी बॉडी के सेल्स तक, टिश्यूज़ तक पहुंचता है, और उनको वो खाना मिल जाता है जो कि आप खा रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुंच जाता है। ठीक है भाई, ये लेक्चर तमाम हो गया। अब कॉलॉइड का एक टॉपिक रह गया है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।